देखिए, अब हम लोग ध्वनि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये ध्वनि है क्या? जैसा कि आप लोग अपने आसपास बहुत सी कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं और अपनी खुद की आवाज़ सुनते हैं, जैसे जानवरों की आवाज़ सुनते हैं या घंटे की आवाज़ सुनते हैं, कहीं से आपको गाना बजता हुआ सुनाई देता होगा। तो जितनी भी आपको आवाज़ सुनाई देती है उसको ही आप सुन कहिए कि ये ध्वनि है। तो ये ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? किसी वस्तु के कणों द्वारा कंपन करने से ये ध्वनि आपकी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो क्रिया होती है, पहुंचने की जो क्रिया है, उसी को हम लोग कहते हैं ध्वनि का संचरण। तो ध्वनि के संचरण के लिए ये भी आप जान लीजिए कि माध्यम की आवश्यकता होगी। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, मतलब कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती। जैसे आप चले जाइए अंतरिक्ष में या वायुमंडल से बाहर चले जाइए, तो वहां पर निर्वात है, मतलब वहां पे वायु नहीं है, कुछ नहीं है, निर्वात इसको कहते हो। तो एक विशेषता देखिए सूर्य के प्रकाश की होती है कि विकिरण विधि द्वारा निर्वात से भी प्रकाश गति करते हुए पृथ्वी तक आ जाता है, लेकिन ध्वनि नहीं आ सकती। तो ये जो ध्वनि है उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, और ये माध्यम आपके जो होते हैं वो तीन होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस तो आप देख ही रहे हैं, जितने भी ठोस होंगे। द्रव में आप देख रहे हैं जल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोई भी सरसों का तेल, जितने भी लिक्विड है, द्रव है, उस सब में। और गैस के बारे में आपको जानकारी पता है, वायुमंडल में भी गैस है। तो इसमें ये जान लीजिए कि जो ठोस है उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, और द्रव में ध्वनि की चाल ठोस से कम होगी, और गैस में ध्वनि की चाल इन दोनों की अपेक्षा सबसे कम होगी, है नहीं? तो ये ध्वनि की चाल हो गई। और चूंकि ठोस में ध्वनि की चाल इसलिए अधिक होती है कि ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जैसे ठोस के कण बहुत पास पास होंगे, और द्रव के कण ठोस के अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और गैस के तो बहुत दूर होते हैं, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये ध्वनि है। ध्वनि के संचरण के लिए इन तीन माध्यमों का होना जरूरी है। उसके बाद अब आता है तरंग। अब इसमें देखिए, तरंग को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा एक विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस। जैसे कि तालाब में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंकेंगे तो देखते हैं कि पानी घूमता हुआ आगे की ओर जाता है, तो हम कहते हैं कि जल की ऊपरी सतह डिस्टर्ब हो गई, तो उसमें एक विक्षोभ उत्पन्न हो गया, तो वही विक्षोभ होता है। तो जल उसके साथ साथ जैसे रस्सी ले लीजिए, रस्सी को किसी चीज से बांध दीजिए और हाथ से पकड़ के उसको ऊपर नीचे करिए, तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो जो विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसी के कारण आपकी तरंग उत्पन्न हो जाती है। तो ये तरंग है क्या? विक्षोभ के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वही तरंग होती है। तो तरंगे हमारे यहाँ जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ, और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंग। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ये होता है जैसे कोई भी जो पदार्थ का कण होता है अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। ठीक है, माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। तो अनुप्रस्थ तरंग में ये होता है कि जैसे जब किसी पदार्थ के कण ध्वनि जिस दिशा में गति करती है, या आपकी जो तरंग जिस दिशा में गति करती है उसके अगर लंबवत, जैसे आपकी ध्वनि की दिशा ये हो और पदार्थ के जो कण हैं ऐसे इस तरह से लंबवत गति करें, तो इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में जैसे कोई पानी, तालाब में जैसे पानी है, उसमें आप कोई तैरने वाली वस्तु को फेंकिए तो वो ऊपर नीचे करते हुए आगे बढ़ती है, तो अनुप्रस्थ तरंग हो गई। उसी तरह से अनुप्रस्थ तरंग में जैसे एक रस्सी को बांध लीजिए, क्या नाम है, किसी कील से, दीवार से,
और उसको हाथ से पकड़ के जब ऊपर नीचे करेंगे तो इस तरह से रस्सी की गति इस तरह हो जाती है। रस्सी में जो गति होगी ऊपर नीचे ऐसे होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। तो और जो अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग में पदार्थ के जो कण होते हैं तरंग की दिशा में ही गति करें, जिस दिशा में तरंग गति करती हो उसी दिशा में गति करें, उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। जैसे हम लोग जो बोलते हैं आवाज जो हो जाती है तो वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। और जैसे स्प्रिंग ले लीजिए, और स्प्रिंग को आप लोग हाथ से पकड़िए, इसको खींचिए छोड़िए, तो इसमें जो गति होगी वो भी अनुदैर्घ्य तरंग होगी। तो हमने देखा इन तरंगों के बारे में। उसके बाद तरंगों में हमारी जो तरंगें होती हैं, जो तरंग है वो 3 तरह की होगी। श्रव्य तरंगे, दूसरा अवश्रव्य या अपश्रव्य भी कह सकते हैं इसको। अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य आधा वो है अवश्रव्य तरंगे, और पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। और देखिए श्रव्य तरंगे का मतलब, और जो तरंग होती है, तरंग की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब यह है 1 सेकेंड में कोई वस्तु जितना कंपन करेगी वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है। बिना कंपन की तो आवाज उत्पन्न नहीं हो सकती, और 1 सेकेंड में जितना कंपन होगा वह उसका आवृत्ति कहलाएगी। तो जब कंपन क्या होता है, एक लय में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, तो उसकी जो आवाज निकलती है बड़ी मधुर होती है। और कंपन अनियमित हो तो उसमें जो आवाज आएगी बेसुरीली होगी। तो श्रव्य तरंगे, और तरंग का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, जिसको HZ लिखते हैं, हर्ट्ज। श्रव्य तरंगे का मतलब होता है ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होंगी। सॉरी, ये श्रव्य तरंगे है ना, तो इनकी आवृत्ति जो होगी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होगी। 20,000 हर्ट्ज तक होगी तो उसके कहते हैं श्रव्य तरंगे। मतलब वो श्रव्य तरंगे जो होंगी हम लोग को सुनाई देंगी। और जो अवश्रव्य तरंगे हैं, ऐसी तरंगे जो हमको सुनाई न दें, उनको कहते हैं अवश्रव्य तरंगे। इनकी जो आवृत्ति होगी 20 हर्ट्ज से कम होगी, मतलब ये तरंग हम लोग को सुनाई नहीं देगी। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम। तरंग की आवृत्ति जो है, आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, और इसकी जो आवृत्ति है 20 से 20,000। और जो पराश्रव्य तरंगे हैं, इनकी जो आवृत्ति होगी, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी, जिसको कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। और जो पराश्रव्य तरंगे अगर कहीं उत्पन्न हो जाए तो कान का पर्दा फट जाएगा। और ये पराश्रव्य तरंगों की उत्पत्ति का उपयोग किया जाता है जैसे समुद्र में बहुत गहराई तक, जैसे समुद्र में जा रहे हैं और कितनी गहराई तक चट्टाने हैं, कहाँ है, उसका पता लगाने के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने भी ध्वनि और तरंग और पराश्रव्य तरंगों और श्रव्य और उसके बारे में पढ़ा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट